स्टूडेंट, हम चैप्टर नंबर 8 लागत की अवधारणा कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट पढ़ रहे थे। हमने इसके 2 वीडियो कर लिए। पहले वीडियो में हमने पढ़ा था कि लागत किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है और उसमें अल्पकाल की 3 लागतें हम कवर कर चुके थे। दूसरे वीडियो में हमने बाकी बची अल्पकाल की लागतों को कवर किया। उसको डायग्राम से और तालिका से टेबल के द्वारा हमने समझा। तीसरे में आज हम दीर्घकाल की लागतों को कवर करेंगे। मैंने आपको बताया था कि दीर्घकाल में सिर्फ 2 ही लागतें होती हैं। एक होती है दीर्घकालीन औसत लागत और दूसरी होती है दीर्घकालीन सीमांत लागत। सिर्फ 2 ही लागत होती है। इनकी परिभाषा, इनका सब कुछ सेम होगा। फॉर्मूला हमारा क्या था? जब हम वो अल्पकाल में औसत लागत निकालते थे तब हमारा फॉर्मूला था TC डिवाइडेड बाय Q। इसमें भी वही रहेगा। और जब हम सीमांत लागत निकालते थे तो क्या था? डेल TC बाय डेल Q इनटू TCn-1। यही फॉर्मूला था, तो वो इसमें सेम रहेगा। इसका जो डायग्राम है वो भी सेम रहेगा। बस हमें इसमें मेन ये जानना है कि इसमें हमने LAC बनाया है और छोटा छोटा SAC बनाया है। इसे हम योजना वक्र और लिफाफा वक्र भी कहते हैं। देखिए, जैसे लिफाफे का पीछे का होता है ना, वैसे ही बना हुआ है, तो इसे हम लिफाफा वक्र और योजना वक्र भी कहते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि दीर्घकाल में हमेशा हम इक्विलिब्रियम में रहते हैं। तो वो कैसे रहेंगे? जब ये चारों चीजें बराबर होंगी। देखिए, LAC है, ये LAC वक्र है, ये LMC वक्र है जो इसको काट रहा है, ये छोटा SAC है। SAC का मतलब क्या हुआ? ये अल्पकालीन औसत लागत वक्र, S मतलब शॉर्ट टर्म, और ये SMC भी इसको बीच में से काट रहा है, मतलब अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र। ये चारों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि SAC को SMC काट रहा है, इसका मतलब बराबर है, और LAC को LMC काट रहा है, इसका मतलब ये दोनों ही बराबर है। जब ये दोनों बराबर हैं तो इसका मतलब ये चारों भी बराबर हैं। तो जहां पर ये चारों LMC, LAC, SMC और SAC बराबर होंगे, वहां पर इष्टतम संयंत्र सहयोग होगा। मतलब वहां पे सबसे अधिक उत्पादन बनेगा, और वो उत्पादन इतना अधिक मतलब ऐसा होगा कि जिसमें एक उत्पादक कोई भी चेंज करने के फेवर में नहीं होगा। वो कुछ चेंज नहीं करना चाहता होगा, वो खुश है इतने में। मतलब एक उसका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, साम्य का बिंदु है, जिससे वो यहाँ से कहीं भी कुछ भी चेंजेस नहीं करना चाहेगा। ठीक है, इसमें हम एक कॉन्सेप्ट हमारा रह गया था जिसे हमें पढ़ना जरूरी है, और वो हमेशा किसी भी एग्जाम में आप अपेयर होंगे उसमें हमेशा पूछा जाता है। वो है MC और AC के बीच में संबंध। अब MC और AC के बीच में संबंध देखने के लिए आप डायग्राम को ध्यान से देखिए। हम डायग्राम के इजीली हम संबंध को समझ ले तो हम डायग्राम के 2 भाग कर दिया। आप E के साइड का ये वाला पार्ट देखिएगा। अभी यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर आपके लेफ्ट साइड पे जो MC वक्र है वो नीचे है, किससे? AC से। तो AC क्या हो रहा है? गिर रहा है। सही है। आप राइट साइड पे देखेंगे तो MC वक्र बड़ा है AC से, तो AC बढ़ रहा है। और बीच वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर MC वक्र AC वक्र को काट रहा है। इसका मतलब MC AC के बराबर है, और AC यहाँ पर क्या हो गया? न्यूनतम हो गया, मिनिमम हो गया। आपको समझ आ रहा होगा। मैं आपको फिर से समझा देती हूँ एक बार। देखिए, क्लियर डायग्राम में देखिए, A और B पॉइंट पे देखिए। A और B पॉइंट पे, तो B पॉइंट किस पर है? MC पे। B पॉइंट MC पर है, और A पॉइंट किस पे? AC से। तो इस छोटा कौन है? MC छोटा है कि AC छोटा है? MC छोटा है। तो यहाँ पर MC छोटा है किससे? AC से। ठीक है, तो अगर MC छोटा है AC से तो AC क्या हो रहा है? गिर रहा है। तो यहाँ पर AC गिर रहा है। अब E पॉइंट के इस साइड देखिए। अब E पॉइंट के इस साइड पे अगर हम देखें तो C और D पॉइंट है ना? C और D पॉइंट पर D किस पर है? AC पर, और C किस पे है? MC पर। अब सबसे बड़ा कौन दिख रहा है?
सी पॉइंट ज्यादा बड़ा ऊंचा है डी की कंपैरिजन में। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर MC बड़ा है किससे, AC से। तो AC यहाँ पर क्या हो रहा है, AC यहाँ पर भर रहा है, तो AC यहाँ पर भर रहा है। ठीक है, फिर यहाँ ये ई पॉइंट पर, ई पॉइंट पे देखिए, ई पॉइंट पर AC वक्र को MC वक्र काट रहा है। जब AC वक्र को MC वक्र काट रहा है, इसका मतलब दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए। दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए, तो ई पॉइंट पर जो AC है वो न्यूनतम है। मैंने आपको बताया था कि पहले ये गिरता है, फिर ये न्यूनतम होता है, फिर बढ़ने लग जाता है। तो यहाँ पर ये न्यूनतम हो गया, तो आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, AC बराबर है MC से, लेकिन AC क्या है, यहाँ पर AC यहाँ पर न्यूनतम पाया जाता है। समझ आ गया आपको? एक बार और अच्छे से हम इसको समझ लेते हैं डायग्राम बनाकर। देखिए मैं आपको डायग्राम बनाकर समझाती हूँ। ये आपका AC वक्र है, ठीक है? पहले घट रहा है, फिर न्यूनतम हो रहा है, फिर बढ़ रहा है। और ये MC वक्र है जो इसको नीचे से काट रहा है। ठीक है, रुकिए एक मिनट, ये कुछ ऐसे, ये AC और ये MC। ठीक है, अब आपके इस साइड पे देखिए, यहाँ पर MC नीचे है AC से। इसका मतलब AC क्या हो रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है ना AC। यहाँ पर देखिए इस साइड पर MC बड़ा है, MC बड़ा है किससे, AC से। तो AC यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और यहाँ पर E पॉइंट पर, यहाँ पर दोनों एक दूसरे को काट रहे हैं। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हो गए, दोनों एक दूसरे के बराबर हो गए। और AC वक्र क्या हो गया, यहाँ पर न्यूनतम हो गया, मिनिमम न्यूनतम हो गया। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे, पहला पॉइंट MC इज लेस देन AC, तो AC क्या हो रहा था, नीचे गिर रहा था। दूसरा पॉइंट MC इज ग्रेटर देन AC, तो क्या हो रहा था, AC बढ़ रहा था। और तीसरा पॉइंट MC बराबर AC, तो AC क्या था, न्यूनतम, मिनिमम। ठीक है, AC न्यूनतम था। तो आपको आई होप इन दोनों के बीच में रिलेशन अच्छे समझ आया होगा। नहीं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, आपकी बुक में भी समझाया हुआ है। ये देखिए, MC लेस देन AC, तो क्या हो रहा था, MC जब नीचे जा रहा था AC से, तो AC बढ़ रहा था। फिर दूसरा MC बराबर था AC से, तो AC क्या था, AC न्यूनतम था। ठीक है, और तीसरा क्या था इसमें, तीसरा था इसमें कि अगर MC बड़ा है किससे, AC से, अगर MC AC से बड़ा है तो AC क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। डायग्राम को यहाँ पर रख लीजिए और फिर इसको कीजिए। जब तक पहले आपको इसको बताने से पहले आपको डायग्राम बनाना जरूरी है। अगर आप डायग्राम सही तरीके से बना लेंगे तो आप इनके बीच में संबंध को भी सही तरीके से दर्शा देंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। एक बार लास्ट रिवीजन हम कर लेते हैं। हमने दो तरीके की लागतें पढ़ी थी, अल्काल, कई लागतें पढ़ी थी, उसमें से मेन अल्काल और दीर्घकाल की लागतें थी। ठीक है, उसमें हमने पढ़ा था कि अल्काल की 7 लागतें होती हैं, दीर्घकाल की 2 लागतें होती हैं। 7 लागतें हमने पढ़ी थी, पहली कौन सी थी, कुल कुल स्थिर लागत। एक मिनट, देखिए पहले हमने पढ़ी थी कुल स्थिर लागत, कुल परिवर्तनशील लागत, कुल लागत, ये सब कुल की थी। फिर मैंने आपको औसत की बताई थी, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत सॉरी औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत और औसत लागत। फिर मैंने आपको बताई थी एक सीमांत लागत। ये सब तो हो गई अल्पकाल की। दीर्घकाल की कौन सी थी, एक तो थी दीर्घकालीन औसत लागत LAC, और एक थी दीर्घकालीन सीमांत लागत LMC, मतलब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट थी। ठीक है, ये कुल मिला के हमने 9 लागतें पढ़ी। इनको हमने इनके फॉर्मूले पढ़े थे और अच्छे से हमने इनको डायग्राम से समझा था। फिर मैंने आपको इसमें क्या बताया था, इसमें कुछ सवाल आते हैं जिसको हमें ध्यान रखना होता है। तो वो ध्यान रखने के लिए आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना
जरूरी है। अब हम पहले इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको वो क्वेश्चंस के आंसर भी बता दूंगी जिसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले लिखिए क्वेश्चन नंबर 1, परिभाषाएं। लागत, दूसरी लागत फलन, तीसरी लागत वक्र, चौथी चौथी है लागत, कुल स्थिर लागत, नेक्स्ट कुल परिवर्तन